हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएसटी विद अपेक्षा। आज हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर की लास्ट केस स्टडी। इसके पहले मैं आपको 3 से 4 केस स्टडी पढ़ा चुकी हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुकी है। ठीक है, तो ये लास्ट हम लोग देखेंगे। इसके बाद आपका मैप वर्क आने वाला है। मैप वर्क का लेक्चर वीडियो आएगा, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें कंप्लीट नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का मैप वर्क इंक्लूड करा है, कुछ भी उसमें स्किप नहीं करा। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपका मैप वर्क उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की केस स्टडी क्या है। प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि केस स्टडी को ट्रिक बताइए मैंने आपको कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, मेथड बताइए कि आपको आराम आराम से दो दो शब्द समझ के या दो दो आपको पैरा पढ़ना है। ठीक है, वैसे ही आपको सॉल्व करनी है। बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि वो पूरा पैरा इतना बड़ा देख के डर जाते हैं और उसमें कुछ वोकेबलरी ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इतना भी नहीं पढ़ पाते हैं या इतना भी नहीं समझ पाते कि उस पैराग्राफ में से हमें कुछ भी चीज समझ में नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमको और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो आपके उस पैसेज में से ही या उस पैराग्राफ में से ही होते हैं। ठीक है, तो चलो आज की केस स्टडी हम लोग देखेंगे। नेशनलिज्म इंडिया की लास्ट जो है ये केस स्टडी है। ठीक है, स्वराज सोर्स दिया है इसमें, स्वराज इन द प्लांटेशन। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में आपको कि जो सोर्सेस होते हैं आपके एनसीईआरटी में, सोर्स ए है, सोर्स बी है, वहां से आपके बहुत सारी केस स्टडी बनती है। ठीक है, तो चलो वर्कर्स अब देखते हैं। मैंने क्या बताया था कैसे करना है सॉल्व। पहले हमको देखना है जो हेडलाइन दी गई है, ठीक है, जो हेडिंग दी गई है आपकी, जो हाईलाइट किया गया टॉपिक दिया गया है वो क्या कह रहा है, फिर ही उसके बाद हमको इसमें पैराग्राफ में एंटर करना है। पहले जाते से फटफट को पढ़ना नहीं है, पहले इसको समझेंगे कि क्या हो सकता है इसके अंदर, तो हम पहले ही रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्वराज इन द प्लांटेशन। ठीक है, स्वराज इन द प्लांटेशन। स्वराज इतनी बार मैंने आपको इसका मतलब बता चुकी हूं मैं कि स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल। स्व कहते हैं ना हम, स्वयं, तो स्वयं मतलब सेल्फ यानी कि मेरा, राज मतलब रूल। तो स्वराज इन द प्लांटेशन। इन द प्लांटेशन, प्लांटेशन क्या होता है आपका, ऐसी क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप को उगाना सेम टाइप की। ठीक है, एक ही टाइप की क्रॉप को, सिंगल टाइप की क्रॉप को हम क्या करते हैं, एक बड़े लेवल पे कमर्शियल पर्पस के लिए हम उसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसको हम प्लांटेशन कहते हैं। अगर हम फार्मिंग की बात करें, आपका एग्रीकल्चर की बात करें या कल्टीवेशन की, तो उसमें क्या आ जाता है आपका एनिमल, एग्रीकल्चर में तो आपका एनिमल रियरिंग भी आ जाती है और अलग अलग टाइप की हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं। ठीक है, गेहूं भी, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन प्लांटेशन में क्या होता है, सिर्फ सिंगल टाइप की क्रॉप, जैसे कि टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन। ठीक है, जैसे ही टी प्लांटेशन याद आता है, याद आ जाता है हमको असम। ठीक है, क्योंकि असम में ही टी प्लांटेशन और कॉफी प्लांटेशन करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं स्वराज इन द प्लांटेशन यानी कि प्लांटेशन की बात हो रही है, और स्वराज मतलब कि सेल्फ रूल इन द प्लांटेशन। स्वराज कैसे आया प्लांटेशन में, तो कहीं ना कहीं वही हमको पहुंचना है जब देश आजाद नहीं हुआ था। नेशनलिज्म इन इंडिया की ही ये केस स्टडी है। ठीक है, अब पढ़ेंगे एक एक लाइन। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। ठीक है, जो वर्कर्स थे, अब किस वर्कर्स की बात होगी, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ के, गुजरात के वर्कर्स थे कि मिल वर्कर, किसकी बात हो रही है, ये कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि प्लांटेशन यानी कि जो ऐसे वर्कर्स जो कहाँ काम करते थे, आपके प्लांटेशन में काम करते थे। ठीक है, तो उन्हीं वर्कर्स की बात हो रही है। तो वर्कर्स हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, इतनी इंग्लिश तो सबको समझ में आ जाएगी, ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। एक वर्ड आया नोशन, नोशन का मतलब होता है इसमें आइडिया। ठीक है, तो इनको, इनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग इन्होंने समझ लिया कि जो महात्मा गांधी हैं और जो आइडिया ऑफ स्वराज है क्या है। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, तो इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही समझेंगे पहले, फिर देखेंगे आगे क्या है। तो फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, उनके लिए फ्रीडम मीन्ड द राइट टू मूव फ्रीली। जब गांधी जी ने स्वराज की बात कही तो उन्होंने क्या मतलब निकाला कि जो प्लांटेशन वर्कर जो असम के प्लांटेशन में काम करते हैं, तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है कि फ्रीली मूव कर सकते हैं इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच देवर इनक्लोज। जहां पे वो काम करते थे, जो प्लांटेशन जो होता था ना, बड़े बड़ी, अगर आपने शायद कोई गया हो असम या दार्जिलिंग गया हो, वहां पे देखा हो कि जो बड़े बड़े प्लांटेशन होते हैं, ठीक है, वहां पे इनको काम करवाया जाता है। ठीक, तो वहां पे ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, रिटेनिंग अ विद इन द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। ठीक है, तो ये कहाँ से आए हैं, मतलब कि इनका कहने का मतलब था, इन्होंने ये समझा स्वराज का मतलब कि गांधी जी ये कह रहे हैं कि हमें, मतलब कि सपोज मैं प्लांटेशन वर्कर हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मुझे पूरी आजादी है कि मैं जहां से आई हूँ, मतलब मैं बिहार से आई हूँ काम करने के लिए। पहले क्या होता था,
काम की बहुत कमी होती थी, गरीबी होती थी बिहार यूपी में, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ जाते थे, ऐसे फील्ड मतलब काम करने के लिए चले जाते थे, तो एज अ वर्कर काम करने के लिए जाते थे। तो बहुत सारे लोग असम वगैरह भी जाते थे काम करने के लिए। अब ये चले तो जाते थे लेकिन ये वापस अपने घर आ नहीं पाते थे। क्यों नहीं आ पाते थे वो आगे पैराग्राफ में समझेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई हमें, हमारे लिए स्वराज क्या है कि हम फ्रीली, जो वर्कर्स हैं हम फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं जहां से हम आए हैं, यानी कि बिहार या किसी भी दूसरे स्टेट से वो आए हैं, किसी भी गांव से आए, तो वो वहां पे क्या कर सकते हैं, फ्रीली जा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब भी हम काम करने जाते हैं कहीं भी, तो हम तो अपने घर जा ही सकते हैं छुट्टी लेके या जो भी है, ठीक है। तो इसकी कहानी अब हमें समझ में नहीं आ रही, तो इसके लिए अब हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, अब जो है ये एक्ट ही है। अब इस एक्ट के तहत क्या था, एक पीवाईक्यू बताया था मैंने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इमिग्रेशन एक्ट वाला, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, एक एक्ट आया था 1859 में, प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। अब देखो क्यों कह रहे थे वो ऐसा, स्वराज का मतलब क्यों समझ रहे थे, इसलिए समझ रहे थे क्योंकि इस एक्ट में क्या कहा गया था कि जो प्लांटेशन वर्कर हैं, ठीक है, वो क्या नहीं कर सकते फ्रीली, इनको परमिशन नहीं है टू लीव द टी गार्डन, मतलब वो बिना परमिशन के, या उनको परमिशन नहीं कि वो क्या करें, टी गार्डन को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं विदाउट परमिशन, मतलब उनको जो उनके जिनके अंडर में वो काम कर रहे हैं उनसे क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, ठीक है, और वो उनको बहुत कम परमिशन, अब किससे परमिशन, जनरली ब्रिटिशर्स ही होते थे इसमें, ठीक है, क्योंकि उन्हीं का सब कुछ चल रहा था उस टाइम पे। तो ये परमिशन नहीं थी उनको कि जैसे मैं हूं, मैं काम कर रही हूं, तो मुझे अगर अपने घर जाना है, मैं बिहार से आई हूँ, मुझे अपने घर जाना है, तो मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन परमिशन भी बहुत रेयरली मिलती थी। अगर अपने घर जाना है, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो ये लोग परमिशन नहीं देते थे। When they heard of the non cooperation movement, अब they heard का मतलब क्या है, वर्कर्स ने जब सुना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइड द ऑथोरिटीज लेफ्ट द प्लांटेशन। जैसे ही सुना तो उन्होंने, उनको लगा कि यार स्वराज, यार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या है कि अब लोग मतलब कि फ्रीली क्या कर सकते हैं, ये सारी उन्होंने अपनी जो अथॉरिटी थी जिनके अंडर में काम कर रहे थे उनको भागना चालू कर दिया प्लांटेशन को छोड़ छोड़ के, एंड हेडेड होम, और अपने घर भागने लग गए, ठीक, क्योंकि परेशान थे, परमिशन मांगते होंगे उन्हें नहीं मिलती थी। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages, ठीक है। तो उनका बिलीव था कि गांधी राज आ रहा है एंड एवरीवन वुड बी गिवन इन लैंड देयर ओन विलेजेस, ठीक है, सबको क्या मिलेगी, अपने विलेज में लैंड मिलेगी। However, never reached their destination, stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally बीटन अप, ठीक है। तो ये भागने लग गए, सारी चीजें करने लग गए, लेकिन क्या होता था, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि जो पुलिस, जो ब्रिटिशर्स होते थे, और जो पुलिस होती थी, अब पुलिस भी उस टाइम पे अगर इंडियन भी होती थी तो वो ब्रिटिशर्स की ही बात मानती थी, उनके ही रूल के अकॉर्डिंग चलती थी, तो इनको बीच में ही पकड़ लिया जाता था, ठीक है, या स्ट्राइक वगैरह जो भी होती थी, तो उसमें इनको बहुत मारा पीटा जाता था, और वापस इनको कहाँ छोड़ दिया जाता था, जो भाग जाते थे, जो भाग गए अपने घर पहुंच गए तो ठीक है, ये ऐसा बहुत ही रेयरली होता था, लेकिन जनरली जो होते थे वो पकड़ा जाते थे, और उनको बहुत बुरी तरीके से, ब्रूटली यानी बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा जाता था, और उनको वापस प्लांटेशन में क्या कर दिया जाता था, काम करने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये पूरा हो गया आपका पैराग्राफ, जो हमको बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है पहला आपका। चलो, एक्सप्लेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, ठीक है। आप अंडरस्टैंडिंग बतानी है आपको स्वराज प्लांटेशन वर्कर, स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था हमने कि जो प्लांटेशन वर्कर थे, पैराग्राफ में हमने देखा कि जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए क्या थी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कौन सी अंडरस्टैंडिंग आपकी, स्वराज का मतलब उनके लिए क्या था, ठीक है। अब देखो पूरा आंसर आपको उसी में से लिखना है, आपका जो पैराग्राफ था, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा उसी में से। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम, स्वराज यानी कि फ्रीडम meant the right to move freely in and out confined space of the tea garden where they were enclosed। पूरा आंसर वहीं से कॉपी किया है, थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज हुई है, इनक्लोज्ड वर्ड यूज कर दिया है, ठीक है, और गार्डन की जगह इसमें टी गार्डन लिख दिया है।
मतलब कि उनका ये था कि हम फ्रीली क्या कर सकते हैं, टी गार्डन को छोड़ के हम लोग जा सकते हैं। इसको आप आपके ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन पूरा जैसे इसको चेंज कर सकते हो, इजी वर्ड्स में भी लिख सकते हो, खुद के वैसे बहुत इजी लैंग्वेज में खुद के वर्ड्स में भी लिखोगे, पर हाँ लेकिन लिखना सही है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखना है, ठीक। इट ऑल्सो मीन रिटेनिंग लिंक विद देयर नेटिव विलेज। अब देखो यहाँ पे एक कुछ लाइन ऐड करती, मैंने बताया था ना आपको कि बिहार या यूपी से, तो वो उनका नेटिव प्लेस था, तो नेटिव विलेज में ये क्या करना चाहते थे, वापस अपने लिंक वापस जाना चाहते थे, रिटेन करना चाहते थे। क्यों क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बंधे हुए थे किसकी वजह से, जो आपका इमिग्रेशन एक्ट आया था 1859 में, ब्रिटिश सरकार उसको लेके आई थी, उसके तहत वो विदाउट परमिशन नहीं जा सकते थे, लेकिन परमिशन नहीं मिलती थी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे कि जैसे ही उन्होंने सुना द हियरिंग अबाउट द non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home with the belief that Gandhi Raj rule was coming and everyone would given land in their own village. जैसे ही उन्होंने सुना कि आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, उन्होंने ये चीज इंटरप्रेट कर ली या खुद से समझ लिया कि अब क्या गांधी रूल आने वाला है, और वो लोग अपनी अथॉरिटी से लड़ने झगड़ने लग गए, वहां से भागने लग गए, और अपने घर के, उनको लगा कि हम अपने घर जाएंगे, वहां पे हमें अपने गांव में लैंड मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा अगर हम देखें, एक बार हम लोग पूरा पैरा फिर से देख लेते हैं। ये देखो, आपको पूरा जो है यहाँ पे सब कुछ इसमें बताया गया है, पूरा समझाया गया है। इमिग्रेशन एक्ट, ये यहाँ से जो है पूरी लाइन आपकी ऐड करी गई है। ये देखो, वर्कर्स हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, ये पूरा यहाँ से एक्ट 1859 टू लीव टी गार्डन विदाउट, और ये आपका ठीक है, बस आपको ये नहीं, यहाँ से वो नहीं करना है, हेडेड होम तक आप इसको, आपको पूरा आंसर आपका फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है आपका, explain the Inland Immigration Act of 1859 as a barrier to the freedom of plantation worker। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था जो 1859 में आया था, वो एज अ बैरियर था टू द फ्रीडम ऑफ प्लांटेशन वर्कर, ठीक है। जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए एक बैरियर, एक रुकावट साबित हुआ, ठीक है। तो क्या था इसमें, आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे, क्या था इस इमिग्रेशन एक्ट में, तो हमको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमको लिखना है किसके बारे में, इमिग्रेशन एक्ट 1859 के बारे में, कि इस एक्ट में क्या कहा गया था, इसीलिए वो बैरियर साबित हुआ था, ठीक। चलो, द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 सर्व्ड एज अ बैरियर to the freedom of plantation worker in Assam. This act prohibited them from leaving the tea garden without permission, which was rarely granted. बहुत ही इजी, ये भी पूरा पैराग्राफ में से लिया गया है। क्या था इस एक्ट के अंदर, कि ये एक्ट प्रोहिबिटेड, रोकता था, ठीक है, रोक लगाता था, फ्रॉम द लिविंग, प्रोहिबिटेड फ्रॉम द लिविंग टी गार्डन विदाउट परमिशन, ठीक है, बिना परमिशन के ये क्या करता था, आप जा नहीं सकते टी गार्डन को छोड़ के, और जो परमिशन थी वो क्या बहुत रेयरली मिलती थी, विच वॉज रेयरली ग्रांटेड, ठीक। इट कन्फाइंड द वर्कर्स टू द प्लांटेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर मूवमेंट, डिनाइंग देम द फ्रीडम टू रिटर्न देयर नेटिव विलेजेस, ठीक है। इट कन्फाइंड क्या करता था, वर्कर्स ऑफ द प्लांटेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर मूवमेंट, डिनाइंग, जो उनका मूवमेंट था उसको क्या करता था, ये रिस्ट्रिक्ट करता था, देम द फ्रीडम टू रिटर्न देयर नेटिव विलेजेस, अपने नेटिव प्लेस पे ये रिटर्न नहीं हो पाते थे, टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द गार्डन, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी दूसरी भी इनको जॉब की मिल रही है तो ये उसको भी क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे, ठीक है। आपको बताना तो पड़ेगा कि इमिग्रेशन एक्ट में क्या है, तो इसके लिए पता होना चाहिए। इससे भी, इस टॉपिक से भी 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। तो ये आंसर आपका, ये भी पूरा आपको उसमें से पैराग्राफ में से मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ना है। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था, ठीक है। नेम द राइटर ऑफ द नोवेल आनंद भट्ट, ठीक है। आपको राइटर का कभी आ जाता है एमसीक्यू में या वन वर्ड में, वन वर्ड वैसे पूछे नहीं जाता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको राइटर का नाम बताना है जिसने नोवेल लिखी थी आनंद भट्ट। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने एक और चीज करी थी, एक और चीज के लिए फेमस है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किस चीज के लिए ये फेमस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये भी पूरा आपका पैराग्राफ में है, ठीक है, इसीलिए पैराग्राफ समझना जो दिया है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो सॉरी, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्लेन द मेन आउटकम ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब
मेन आउटकम्स क्या निकले, हमने पढ़ लिया कि ऐसा हुआ था इमिग्रेशन एक्ट में, ठीक है, इसके तहत वैसा हुआ था प्लांटेशन वर्कर, लेकिन फिर क्या हुआ लास्ट में, इस हर स्टोरी का कुछ एंड होता है ना, तो यही आउटकम्स ही बताना है कि क्या आउटकम्स निकले। द participation of worker in the non-cooperation movement had a significant outcome. First, the thousand of plantation worker in Assam defied colonial authorities. ठीक है, थाउजेंड मतलब इतने सारे काम करते थे कि बहुत सारे, थाउजेंड मतलब ऐसा नहीं कि एक दो लोग ही थे, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स ने प्लांटेशन जो था उसको क्या करा, उनकी जो कॉलोनियल अथॉरिटीज, देखो यहाँ पे कॉलोनियल अथॉरिटीज का मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी यहाँ पे, ठीक है, उनको क्या करा, डिफाइड करा, मतलब उनकी छोड़ छाड़ के उनको भाग गए। दे लेफ्ट द टी गार्डन बिलीविंग दैट गांधी राज वुड ग्रांटेड देम लैंड इन देयर विलेजेस। ठीक है, उनका ये बिलीव था कि अब गांधी राज आने वाला है, तो वो गार्डन छोड़ के भागने लग गए, उनको ये था कि अपने घर जाएंगे, वहां पे हमको लैंड मिलेगी। थर्ड, हाउएवर देयर जर्नी वाज इंटरप्टेड बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक। ठीक है, ये लास्ट उसमें था पैराग्राफ में, ठीक, तो उनकी लेकिन जो जर्नी थी वो क्या थी आपकी, इंटरप्टेड हो गई, ठीक है, बाय रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक की वजह से। ठीक है, मेनी वर अरेस्टेड बाय द पुलिस एंड फेस्ड ब्रूटल बीटिंग, बहुत सारे रास्ते में ही पकड़ा गए, बुरी तरीके से पिटाई हुई। ब्रूटल का मतलब होता है बहुत, मतलब ऐसे करके मारना कि कहाँ भी लग रही है कुछ भी, तो बहुत ही बुरी तरीके से इनकी पिटाई होती थी। ठीक, मर भी जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, कि मतलब मारने वाले ये नहीं सोचते थे कि हम अगर इनको इतना ज्यादा मारेंगे तो इनकी डेथ भी हो सकती, इस हिसाब से उनकी पिटाई होती थी। ठीक है, इसलिए इसको ब्रूटल कहा गया है। डिस्पाइट नॉट रीचिंग देयर डेस्टिनेशन, देयर एक्शन डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर डिफेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो ये अगर नहीं पहुंच पाते थे तो डेस्टिनेशन देयर एक्शन डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर डिफेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, तो कुछ तो पहुंच जाते थे, ये मैंने आपको बताया, और कुछ सॉरी नहीं पहुंच पाते थे, बीच में ही रुक जाते थे। तो ये कॉलोनियल रूल मतलब कि फिर वही क्या होता था कि बहुत ज्यादा ब्रूट लड़ाई होती थी। कॉलोनियल रूल, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी या जो आपका वहां पे अथॉरिटी होती थी ब्रिटिशर्स अंग्रेजों से, और फिर इनको बुरी तरीके से मतलब मारा पीटा जाता था। दिस पार्टिसिपेशन रिफ्लेक्टेड देयर एस्पिरेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेशन रिफ्लेक्ट किया, इनको एस्पिरेशन मिली कि हमको एक बेटर फ्यूचर मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि गांधी जी तो क्या चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो चाहे सिविल डिसोबीडियंस हो, वो कैसे होना चाहिए, नॉन वायलेंस पे होना चाहिए। वायलेंस उन्हें पसंद ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी वायलेंस हो गया। वैसे ही आपका चोरी चोरा इंसिडेंट में भी क्या हुआ था, वायलेंस हो गया था, और फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया गया, वहीं पे खत्म कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि किसी की भी क्या जाए, जान जाए, या किसी के साथ भी मारा पीटी हो। ठीक, तो यहाँ पे आपका मैंने चोरा चोरी भी बता दिया, और आपको शॉर्ट्स अगर देखने हैं, ये सारे आपको अभी क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन हाँ, चोरी चोरा इंसिडेंट है, एनसीएम है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये मैंने शॉर्ट्स में बहुत अच्छे से समझाए हैं, जो बच्चों को काफी पसंद भी आते हैं। तो अगर आपको एक क्विक रिवीजन करना है तो आप शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते जाइए, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पर रील को स्क्रॉल करते हैं, तो वहां से आपका रिवीजन हो जाएगा। कोई भी डाउट आता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सारी केस स्टडी इस लेक्चर में खत्म हो चुकी है, इसके पहले भी कुछ स्टडी में केस स्टडी मैंने करवाई है, वहां जाके देखिए। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा जो कि इस चैप्टर का लास्ट होगा, आपका सॉरी मैप वर्क का। ठीक है, इसके बाद या तो हम करेंगे मनी एंड क्रेडिट या सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आएगा आपका 7 नंबर का, और मनी एंड क्रेडिट भी आएगा 6 नंबर का, और मनी एंड क्रेडिट के लिए कुछ कमेंट्स भी मेरे पास आए हैं, तो दोनों में से हम एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे, उसमें तो हमें मैप वर्क पढ़ना भी नहीं है, तो जल्दी से उसके पीवाईक्यू हम लोग देखने वाले हैं, ताकि हमें 2025 में अच्छे से हेल्प मिले। ठीक है, ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए बने रहिए एसएसटी विद अपेक्षा के साथ। इन सब की आपको पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एसएसटी विद अपेक्षा की एप्लीकेशन पे। आपको प्ले स्टोर से क्या करना है, उसे डाउनलोड करना है, और वहां से इन नोट्स को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहें, बाकी वीडियो से भी आप देख सकते हैं, डाउट भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सभी को रिप्लाई करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।